नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक जो हम उठा रहे हैं वो बेसिक सी समस्या है जिसको सुलझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एडमिशन के बड़े बड़े क्वेश्चन करने बैठते हो, जैसे कि हमारा डिस्कशन हो चुका है, जो हमारे कमेंट्स हैं उसके अंदर कि सर इतनी मेहनत कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, लेकिन आंसर्स जो है ना एंड में आते नहीं हैं, कितने भी न्यूमेरिकल्स कर लो। तो मैंने वही बोला, यहाँ पे हम जो रिवीजन सीरीज करवा रहे हैं उसकी अप्रोच ये है कि आपके कंसेप्ट बिल्डअप होने चाहिए सो दैट आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन उठा लो वो आपसे बन जाए। और इसी के लिए हम ये छोटे चैप्टर्स को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम शुरुआत में 5 से 6 दिन में अगर छोटे चैप्टर्स कवर अप करा लेंगे तो हम जानते हैं कि एंड में जब हम कंपनी अकाउंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये सब कवर अप कराएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको आसानी से समझ में आएंगी चीजें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज गुडविल चैप्टर के साथ। माय नेम इज आशीष चौधरी, यू आर वाचिंग कॉमर्स बाबा, लेट्स बिगिन। Do you think this is your time? चलिए आइए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से जो जनरली बच्चे मिस कर देते हैं, और वो है गुडविल से रिलेटेड थ्योरी। अब क्या याद रखने वाली बात है वो करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले गुडविल दो तरह से हो सकती है। एक होती है आपकी गुडविल जो मे बी आपने मार्केट में जनरेट की है, या कह सकते हैं जो इमेज बिल्डिंग की है, वो मार्केट में जो आपकी इमेज है, गुडविल है, वो कहलाती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, बिकॉज यू हैव वर्कड हार्ड फॉर इट। आज आपकी मार्केट में एक इमेज है जो आपको कैरी करनी पड़ती है। जैसे मैंने कई बार एग्जांपल भी दिया है कि नेस्ले की जो मैगी की मार्केट में इमेज थी वो कहलाती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्योंकि मैं पार्टनरशिप का यहाँ पे एग्जांपल, मैंने कंपनी का एग्जांपल दिया, मैं बस आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि गुडविल हो क्या सकती है। अब बात आती है दूसरी गुडविल की, वो होती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल क्या होगा यार, सोच के चलो, आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है, आप किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म को टेक ओवर करना चाहते हो, या दूसरी किसी छोटे बिजनेस को टेक ओवर करना चाहते हो। आप उस बिजनेस के पास गए, आपने उसके सारे एसेट्स को जब वैल्यू किया तो आपको पता चला कि वो बिजनेस 1 लाख रुपए का है, लेकिन भाई साहब 1 लाख में बेचने को तैयार ही नहीं है। उन भाई साहब ने कहा अगर आप हमसे खरीदना चाहते हो तो हम आपको 1,20,000 में दे सकते हैं, 1 लाख में तो नहीं देंगे। हमने पूछा क्यों, तो वो बोलता है देखो भाई जमा है, बिजनेस है, अच्छा खासा चल रहा है, आपको तो शुरुआत से ही पैसा मिलना चालू हो जाएगा, आपकी इनकम शुरुआत से रहेगी। 10 तरह की बातें उसने हमें गिना दी और बोला आप अगर अभी से एक नया बिजनेस ऐसा डालोगे तो आपको मार्केट जमाने में दिक्कत आएगी, आप मार्केट में पहले स्ट्रगल करोगे, यहाँ तो हम आपको सब जमाए दे रहे हैं, हमारी तो मजबूरी है इसलिए हम बेच रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई तू ले ले 1,20,000 रुपए। अब जब मैं ये बिजनेस खरीद के लेके आऊंगा तो अगर मैं ऑडिटर को शो करूं तो मैं 1 लाख रुपए का तो पूरा हिसाब दे सकता हूं। ये मशीनरी है 50,000 की, ये फर्नीचर है 30,000 का, बाकी सारे करंट एसेट जो छोटे मोटे हैं ये सारे हैं, टोटल मिला के 1 लाख रुपए का तो मैं हिसाब दे पाऊंगा। लेकिन जब मुझसे पूछा जाएगा कि तुमने एडिशनल 20,000 किस रुपए के दिए, मतलब कोई तो कारण होगा, तो हम बताएंगे कि यार वो 1 लाख में बिजनेस को बेचने का तैयार नहीं था, हमने उसे एडिशनल जब 20,000 रुपीज दिए तब वो तैयार हुआ कि हाँ भैया ठीक है आप हमारा बिजनेस ले लो। तो वो जो एक्स्ट्रा मैंने रुपए दिए बिजनेस खरीदने के लिए वो कहलाई गुडविल। That is known as the purchased goodwill. Why it is known as the purchased goodwill? Because consideration पे की गई है। बेटा लोग ये लिख लेना आप लोग, उसके लिए क्या किया गया है, कंसिडरेशन पे की गई है। और याद रखना गुडविल जो होती है वो इंटेंजिबल एसेट होती है। कौन सी गुडविल, परचेज गुडविल, ये वाली गुडविल नहीं, खुद की गुडविल जो होती है वो नहीं। कौन सी गुडविल, जो आपने किसी और से जब बिजनेस खरीदा था और उस पर जो एडिशनल मनी पे किया था वो इंटेंजिबल एसेट कहलाती है। कंसिडरेशन आपने उसके लिए पे किया था, अगर कंसिडरेशन पे नहीं करते हो, कंसिडरेशन का मतलब होता है पैसा, तो अगर आपने वो पे नहीं किया है तो उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज जिसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है या जिसके लिए आपने पैसा नहीं दिया है उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। मैं ये क्यों रिटायरमेंट जैसे बड़े चैप्टर, एडमिशन जैसे बड़े चैप्टर से पहले करा रहा हूं, क्योंकि देखना तुम लोग की वहां पे कितनी दिक्कतें होती हैं, बहुत ज्यादा गुडविल को लेकर हौच-पौच होता है, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो चीज आए। इसलिए हमारी टीम कॉमर्स बाबा बैठी और बोला नहीं, हम लोग लड़ पड़े कि नहीं, पहले जाएगा तो क्या जाएगा, गुडविल जाएगा, एडमिशन रिटायरमेंट उसके बाद ही जाएगा, ताकि बच्चों को एडमिशन रिटायरमेंट बहुत अच्छे से समझ में आए। हमें तुम लोग को एक्सपर्ट बनाना है और उसके लिए तुम्हें हमारे साथ देना पड़ेगा। चलो, तो हमने क्या बोला कि परचेज गुडविल को आपको रिकॉर्ड करना होता है और सारा खेल परचेज गुडविल का ही होता है। तो यहाँ पे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो हम पढ़ रहे हैं, ये वाली गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है, ये वाली गुडविल को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। और ये गुडविल एक्चुअल में वो होती है जिसके लिए कंसिडरेशन, मतलब जिसके लिए कोई पैसा किसी तरह से मॉनेटरी वैल्यू पे की गई है, और इसलिए उसे इंटेंजिबल एसेट बोला जाता है। हाँ, अब ये पैसा पे तो कर दिया तो इसे आप साल दर साल एक एक साल करके राइट ऑफ करते हो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो एक्चुअल में
हमने गुडविल एक्वायर की है उसको टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 इयर्स में राइट ऑफ करना मैंडेटरी है, और इसलिए आप बैलेंस शीट में गुडविल को चमचमाता देखते हो और इसलिए आप उसे पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करके राइट ऑफ करते हो, क्योंकि गुडविल कैन नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर अ पीरियड मोर देन 5 इयर्स। और अगर एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है तो उस टाइम पे गुडविल को राइट ऑफ करना मैंडेटरी हो जाता है, जो कि अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर एसेट साइड पे गुडविल है, एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, राइट ऑफ क्यों करना है? बिकॉज ये एक तरह से वो चीज है जिसके लिए हमने एक्स्ट्रा पैसा दिया था, हमें उसको अब राइट ऑफ करना मैंडेटरी हो जाता है और उसके लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल में उसको डेबिट लेके जाना पड़ता है। वो बैलेंस शीट के एसेट साइड दी हुई गुडविल का ट्रीटमेंट ही टोटली डिफरेंट होता है। तो फाइनली एक चीज मैं और एम्फसाइज करना चाहूंगा इसमें कि हम गुडविल क्यों पे करते हैं। वी एक्चुअली पे द एक्स्ट्रा मनी। जैसे मैं 1 लाख का बिजनेस खरीद रहा था, वाई आई पेड मोर 20,000 रुपीज मोर, मतलब मैंने ज्यादा पैसा क्यों पे किया? बिकॉज अगर मैं ऐसा ही बिजनेस सेटअप करता तो मुझे शायद उस बिजनेस को सेटअप करने में या कॉस्टिंग में ज्यादा पैसा लग जाता। इससे अच्छा रनिंग बिजनेस मैंने खरीद लिया, उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा पैसा पे कर दिया। मुझे उससे फायदा क्या मिल गया? मुझे एक रनिंग बिजनेस मिल गया, मुझे 1-2 साल जो लगते सेटअप करने में बिजनेस वो मेरे बच गए, मुझे इमीडिएटली उससे प्रॉफिट होने लगा। दैट इज द एक्चुअल सेंस अबाउट द गुडविल। चलिए आइए, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो हम अब इस पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कुछ कर लेते हैं, बेसिक्स वाले। फिर मैं अपने एक और वीडियो में उसी से रिलेटेड 1 या 2 हार्डली कुछ ऐसे थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस करा दूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट जो है वो टिपिकली क्लियर हो जाए और जब हम एडमिशन रिटायरमेंट करें तो आपको सब कुछ बने। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। तो सबसे पहला हम जो मेथड करने वाले हैं वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, और हम हमेशा गुडविल निकालते वक्त ये परचेज ईयर से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? परचेज ईयर होता क्या है? देखो क्या होगा, आप एक बिजनेस खरीद के लेके आ गए, आपने एक बिजनेस एक्वायर कर लिया, आपके पास वो बिजनेस आ गया। अब आपको उसमें एडवांटेज क्या है? परचेज ईयर्स हुए क्या? आपने क्या किया, सबसे पहले तो उस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज किया। जो पास्ट ईयर में उस बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है उसका एवरेज प्रॉफिट निकाला। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद जब आपके पास एक एवरेज प्रॉफिट आ गया तो आपको पता चला कि बिजनेस पास्ट ईयर्स में क्या रिकॉर्ड के साथ एवरेज बेसिस पे प्रॉफिट्स कमा रहा है। अब आपने उसको परचेज ईयर से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि जब आपने अपनी स्टडी की तो आपको पता चला कि अगर हम सेम टाइप का बिजनेस अगर चालू करते तो जो परचेज ईयर दिए रहते हैं 2 साल 3 साल, तो हमने ये सोचा कि अगर हम भी सेम टाइप का बिजनेस डालते तो हमें आगे आने वाले 2 साल के परचेजिंग ईयर्स, मतलब वो 2 साल लग जाते उस लेवल का प्रॉफिट कमाने में, या 3 साल लग जाते उस लेवल का प्रॉफिट कमाने में। तो हमने उतना जो प्रॉफिट हम 4 साल में कमाते, मे बी शायद 2 साल में कमाते, हमने उस हिसाब से एवरेज प्रॉफिट का मल्टीप्लाई बाय 2 करके उसको गुडविल के नाम से जिससे खरीदा था उसको दे दिया, सो दैट हमारे हाथ में इमीडिएटली प्रॉफिट्स आने लगे। ऑल्दो हमने एक्स्ट्रा मनी पे किया है, लेकिन उससे होगा क्या, हमें वेल सेटल्ड बिजनेस मिल जाएगा। तो इसी पे बेस्ड हमारा पहला क्वेश्चन है, और उसमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखना जब भी आप कोई भी क्वेश्चन गुडविल का अटेम्प्ट करो कि हम गुडविल हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट पे निकालते हैं। तो पहला नोट हम क्या बनाएंगे? अब सर इसका मतलब क्या हुआ? काफी सारी एबनॉर्मलिटीज होती हैं जो हम एक्चुअल में प्रॉफिट से माइनस कर चुके होते हैं। वो सारी एबनॉर्मलिटीज जो हैं उसको हम वापस से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स को हम माइनस कर देते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लेते हैं जो कि जनरली बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ स्पैन में नहीं होती हैं। वो जितनी भी चीजें हम पहले ऐड या लेस कर चुके हैं उनका रिवर्स इंपैक्ट दिखा के वो प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं जो कि बेसिकली नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट इज अ वेरी गुड वे टू डिटरमाइन द गुडविल। क्यों, मैं समझाता हूं। देखो, आपको बहुत सिंपल तरीका है समझने का। मेरे इस साल का प्रॉफिट था 50,000 रुपीज। अब यार वो जो 50,000 रुपीज मेरा प्रॉफिट था वो एक्चुअल में मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट था, लेकिन क्या किया, मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स पड़े हुए थे, मैंने उन इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट में बेच दिया और उसके कारण मुझे 30,000 का प्रॉफिट हो गया। तो मैंने अपने बिजनेस का प्रॉफिट दिखाया 80,000 रुपीज। तो क्या वो मेरे बिजनेस की रियल पिक्चर शो कर रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा बिजनेस तो 50,000 का एक्चुअल प्रॉफिट कमाता है। वो तो 30,000 इन्वेस्टमेंट कहीं बेच दिए थे तो वो उसका प्रॉफिट दिखा रहा था, तब जाके 80,000 दिख रहा था।
तो वो रियल पिक्चर पोर्ट्रे नहीं कर रहा है जो कि मुझे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हुआ है उसको जोड़ने के बाद। तो मैं क्या करूंगा, जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट मैंने अपने 50,000 के प्रॉफिट में जोड़ के दिखा रखा है टोटल 80,000 रुपीज का, मैं क्या करूंगा उसमें से वो 30,000 का जो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट्स का है वो माइनस कर दूंगा, सो दैट मुझे ये पता चल सके कि मेरे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, और उस हिसाब से जो सामने वाला मेरे से खरीदारी करने आया है वो ही जब बिजनेस खरीदेगा तो वो उस वैल्यू पे ही मुझे पेमेंट करेगा, अदरवाइज पेमेंट नहीं करेगा। तो चलिए क्वेश्चन को समझना चालू करते हैं। तो अगर मैं यहाँ 4 साल का प्रॉफिट देखूं तो एक्चुअल में तो वो 6,50,000 रुपीज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में है क्या मैं ये 6,50,000 के साथ वर्कआउट करना चालू कर सकता हूं? नहीं। कारण क्या है कि मैंने जो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन रखा है उसके अंदर एडजस्टमेंट्स हैं, और उन एडजस्टमेंट्स के बिना मैं ये सारी चीजें एज इट इज कैरी डाउन नहीं कर सकता हूं। तो चलिए देखते हैं पहला एडजस्टमेंट क्या कहता है। उन्होंने बोला कि 2014 में एक एसेट बेचा गया था जिसपे हमें फायदा हुआ था 10,000 रुपए का, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। तो अब आप ही सोच के देखो कि जब हमें फायदा हुआ होगा तो हमने ये प्रॉफिट निकालते वक्त उस गेन को क्या करा होगा, इस प्रॉफिट में ऐड ऑन किया होगा, तभी तो ये प्रॉफिट आया होगा, क्योंकि हमें तो क्या हुआ था भाई, गेन हुआ था, तो ऐड तो किया ही होगा, बिना ऐड करे कैसे निकाल सकते हैं। अब यार अगर ऐड कर दिया है तो सोचना चालू करो, बुद्धि का यूज करो कि मैंने एक ऐसा गेन ऐड किया है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता है, क्योंकि मैं रेगुलरली तो प्लांट एंड मशीनरी या कोई एसेट अपना बेचता नहीं हूं, तो वो तो मैंने वन टाइम थिंग थी, मैंने बेचा एसेट और उसमें मुझे फायदा हो गया। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट को शो नहीं कर रहा है जो 90,000 है, क्योंकि उसके अंदर जो 10,000 का गेन हुआ है वो एबनॉर्मलिटी को शो कर रहा है, वो ऐसी चीज को शो कर रहा है जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। तो वो 10,000 का जो गेन 90,000 के अंदर एडेड है, अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो मेरे पास जो रुपीज 80,000 का गेन आएगा, प्रॉफिट आएगा, गेन नहीं प्रॉफिट आएगा, वो कहला सकता है नॉर्मल प्रॉफिट। ये तरीका होता है। मैंने माइनस क्यों किया, समझा दिया है कि 90,000 के अंदर वो गेन एडेड था जो कि मेरे प्रॉफिट को एबनॉर्मल बना रहा था, क्योंकि वो गेन रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, इसलिए मैंने उसको माइनस किया और कोशिश की ये फाइंड आउट करने की कि नॉर्मल प्रॉफिट अगर होता तो कितना होता। ये सिर्फ वैल्यूएशन बेसिस के लिए किया जा रहा है, ये एक्चुअल एडजस्टमेंट्स नहीं है, क्योंकि मैं गुडविल वैल्यू करना चाहता हूं तो मैं उसके लिए, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट चाहता हूं इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूं, अदरवाइज मैं नहीं करता। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख। अब देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग दिया हुआ है कि एक मशीन जो है वो एक्सीडेंट के कारण डिस्ट्रॉय हो गई और उसके कारण हमें एक 30,000 का लॉस राइट ऑफ करना पड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, मतलब ये 1,60,000 दिया हुआ है। अब ये 1,60,000 में से 30,000 का जो लॉस था वो ऑब्वियसली माइनस हुआ होगा, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट हुआ है। गलत हुआ भाई, बहुत गलत हुआ, क्योंकि रोज रोज तो आग लगती नहीं है, रोज रोज तो मशीन खराब होती नहीं है, लेकिन ये इस साल जो जब हुआ 2015 में तो हमें वो लॉस राइट ऑफ करना पड़ा, इससे हमारा प्रॉफिट जो ओरिजिनली होता है वो कम हो गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, वो लॉस जो राइट ऑफ किया था उसको वापस से ऐड बैक करेंगे, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ जाएगा वो 1,90,000 का आ जाएगा और वो कहलाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं एक्चुअल में वो चीज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वैल्यूएशन, गुडविल के वैल्यूएशन पर्पज से मुझे सारे नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होते हैं, इसलिए वो जो लॉस हुआ भी था उसे हमने भूली पुरानी बात मान ली कि चलो ठीक है हो गया होगा। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 1,90,000 हुआ, 1,60,000 ही है, लेकिन वो नुकसान के कारण हुआ है, तो वो नुकसान अभी के लिए छोड़ दो, इग्नोर मार दो। एक्चुअल प्रॉफिट इस साल में कितना कमाया गया है, 1,90,000 रुपीज। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट में बड़ा क्लेवरली खेला गया आपके साथ। उन्होंने बोला कि जो 2016 था ना, देखो क्या है, ऐसे ही वो लोग घुमाना चालू करते हैं आपको। वो बोल रहे हैं आपसे कि 2016 में ये जो 1,80,000 का प्रॉफिट है ये तो दिया ही हुआ है, हमारे नेग्लिजेंस के कारण हमने एक एसेट्स का जो इंश्योरेंस था वो नहीं देखा और अब इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं 10 रुपए का। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना क्या एक रेगुलर एक्सपेंस है? यस, इट इज अ रेगुलर एक्सपेंस जो कि हम माइनस करना मिस आउट कर गए हैं, जो कि जनरली हमें करना भी चाहिए था। इंश्योरेंस इज अ रेगुलर थिंग। आपके घर पे भी LIC का प्रीमियम रेगुलरली जाता होगा, हर कंपनी में इंश्योरेंस, हर पार्टनरशिप फर्म में इंश्योरेंस, हर जगह इंश्योरेंस इज अ नॉर्मल थिंग। लेकिन हम ओवरसाइट मतलब ओवरलुक कर गए, हमने देखा नहीं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि हमने देखा नहीं और इसके कारण हमने इंश्योरेंस माइनस नहीं किया, हमारी गलती है। तो हमें इंश्योरेंस जैसा नॉर्मल खर्चा तो माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये जो प्रॉफिट है ये ज्यादा दिखाया जा रहा है क्योंकि इसमें से इंश्योरेंस का प्रीमियम तो माइनस किया ही नहीं, इसलिए नॉर्मली भी इंश्योरेंस प्रीमियम क्योंकि माइनस ही होता है तो हमें माइनस करके फाइनल वैल्यू जो दिखानी पड़ेगी प्रॉफिट की वो है 1,70,000 रुपीज। और ये जो 2 लाख है ये हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं था तो। और ये जो 2,20,000 रुपीज है
इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम एज इट इज 2,20,000 लिख देते हैं। और जब हम इसका टोटल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6,60,000 रुपीज़ का। ये 6,60,000 रुपीज़ का हमारा टोटल प्रॉफिट है 4 साल का। एवरेज निकालना है क्योंकि 4 साल का है। क्या कर दो बेटा लोग, जल्दी बताओ यार। देखो तुम लोग मस्त हो, ऐसे ही पढ़ा करो, मजा आता है, मुझे भी मजा आता है क्योंकि मैं एंजॉय करता हूं। मुझे मालूम है कि तुम लोगों के रिस्पॉन्सेस कितने अच्छे आ रहे होंगे। तो क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट है, मुझे एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा लोग, 6,60,000 डिवाइडेड बाय 4। आए हाय मेरे जीनियस लोग, तुम लोग सुपुत्र। अब क्या करना है इसमें, 6,60,000 डिवाइडेड बाय 4। जल्दी करो, कितना आएगा एवरेज, मुझे पॉज करके कर लो, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें नहीं करना है तो मैं बता देता हूं भाई, ठीक है, कि ये आएगा 1,65,000 रुपीज का। अब ये 1,65,000 क्या शो कर रहा है, देखो मेरा यहाँ पे जो वीडियो चल रहा है ये कंसेप्चुअल है, तो मुझे बताना भी जरूरी है, बिना बात की तो अपन डींगे नहीं हाँक सकते ना। तो 1,65,000 सर क्यों निकाला, हम इस बिजनेस को वैल्यू कर रहे हैं। हमने इस बिजनेस को जब 4 साल में वैल्यू किया तो हमें पता चला कि हम 4 साल में एट एन एवरेज 1,65,000 रुपीज कमा रहे हैं। अब जब गुडविल की वहां पे बात चल रही है तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे दिया गया है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज। मतलब अगर कोई इस फर्म को खरीदता है एवरेज प्रॉफिट 1,65,000 के हिसाब से, और अगर वो सेम तरह का बिजनेस खुद से चालू करता तो उसे 3 साल लग जाते उस प्रॉफिट पे आने में। लेकिन अगर वो अभी रनिंग बिजनेस खरीदता है तो उसे 3 साल की गुडविल देनी पड़ेगी, मतलब 3 साल के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। तो क्या करें, 1,65,000 एवरेज प्रॉफिट है, गुडविल अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 1,65,000 मल्टीप्लाइड बाय बेटा क्या कर देंगे 3 साल, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4,95,000। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारी आ गई गुडविल। हमने बहुत अच्छे से सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक क्वेश्चन कर लिया है विथ एडजस्टमेंट्स का। चलिए अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो मुझे यहीं पे पॉज करिए, इसको नोट डाउन करिए और फिर हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा वो आपके सामने। चलिए आइए, दूसरा क्वेश्चन जो आपने देखा होगा वो बेसिकली वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का है। अब यार इसके अंदर क्या नया है, देखो इसके अंदर क्या होगा, आपको ईयर बाय ईयर के वेट्स दिए होंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 13, 14, 15, 16, 17 और उसके वेट्स अकॉर्डिंगली दिए हुए 1, 2, 3, 4, 5। यहां पे इस तरीके से ही हमने क्या किया, जो ईयर थे वो लिखे एज इट इज, उसके बाद हमने उनके सामने उनके प्रॉफिट्स एज इट इज लिख दिए। फिर 2013 को 1 दिया गया था, 14 को 2। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 13, 14, 15, 16, 17 को वेट्स दिए गए अकॉर्डिंगली 1, 2, 3, 4, 5। तो 13, 14, 15, 16, 17 उनके सामने वेट 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं वेट का टोटल करता हूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इट विल बी 15। फिर क्या किया मैंने, जो प्रॉफिट था मेरा उसको मैंने मल्टीप्लाई करना चालू किया वेट से। 40 × 1 विल बी 40, 48 × 2 विल बी 96, 60,000 × 3 कितना हो जाएगा भाई, 1,80,000 हो जाएगा। 50,000 × 4 2 लाख हो जाएगा। 36 × 5 1,80,000 हो जाएगा। यहां पे हमने कुछ नहीं किया, प्रॉफिट लिया, उसको वेट से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गए प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन के हिसाब से पूरा उतार के हमने लिख दिया है। अब हमें निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेसिस के बेसिस पे वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज कैसे निकालें यार, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है 6,96,000 का, उसको हम डिवाइड कर देंगे जो वेट्स का टोटल है, जो कि है हमारा कितना बेटा 15। इसको हमने क्या किया, 15 से डिवाइड किया, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 46,400 आ जाएगा। अब अगर आप क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखो तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द 3 इयर्स परचेज, क्लियरली। तो जब 3 इयर्स परचेज उन्होंने बोल के रखा है तो आप क्या करोगे, 46,400 को गुडविल निकालने के लिए इंटू 3 करोगे तो आंसर कितना आएगा 1,39,200। ये हमारा फाइनल आंसर होगा जब हम वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू अपना क्वेश्चन करेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। तो चलिए सुपर प्रॉफिट का ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि इसके अंदर एक्चुअल में पूछा क्या गया है। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये सुपर प्रॉफिट का कैसे याद रखें, याद हो ही नहीं पाता, 4 मेथड हैं, एवरेज आ जाता है सर, वेटेड एवरेज भी ठीक ठाक है, सब दिया रहता है, ये सुपर प्रॉफिट क्या हुआ। वॉट एवर यू अर्न अबव योर नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट।
आप अपने बिजनेस से एक उम्मीद लगा के बैठते हो कि कम से कम हम इतना तो कमाएंगे। जैसे मैंने अगर बिजनेस खोला और मैं सोच के चल रहा हूं कि मेरे एक साल का जो प्रॉफिट होगा वो मिनिमम 30,000 तो होगा ही होगा लेकिन मैंने 30,000 की जगह कमा लिए 40,000, तो एक्चुअल में मैंने कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाया? 10,000 का। और वो जो 10,000 का एक्सेस प्रॉफिट हुआ बेटा, वो सुपर प्रॉफिट होता है। वॉट एवर यू अर्न अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, मैं फिर से वही चीज बोलूंगा, वॉट एवर यू अर्न अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। यहां पे तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एक्चुअल प्रॉफिट अर्न। जब एक्चुअल प्रॉफिट अर्न निकाल लेंगे उसके बाद आगे की कहानी करेंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाए? देखो 2013 में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, जिसके अंदर एसेट को बेचकर 25,000 का गेन उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यानी इसमें वो प्रॉफिट इंक्लूडेड है, मतलब वो प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा। क्योंकि जुड़ा हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। गेन को बोल सकता हूं मैं, जो गेन एबनॉर्मल है, यूजुअली होता नहीं है, मैंने माइनस किया तो यहां पे आ जाएगा 1,75,000 का प्रॉफिट। अब क्या करना पड़ेगा? जो ये 1,70,000 आया था, इसमें से एक एबनॉर्मल लॉस बट ऑब्वियसली माइनस हुआ था, और वो था 50,000 रुपीज का। सर ये कैसे बोल देते हो आपके ये माइनस हुआ होगा? ये तब माइनस हुआ होगा बेटा जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, तब आप क्योंकि सारे एडजस्टमेंट्स करते हो तो तब ये एबनॉर्मल लॉस भी माइनस किया होगा और वो जो प्रॉफिट था वो ऐड किया होगा। मुझे उन दोनों को रिवर्स इंपैक्ट दिखाना है, जीरो इंपैक्ट दिखाना है, नलीफाई करना है, तो वो जो प्रॉफिट मैंने ऐड किया था उसको मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा प्योर प्रॉफिट, शुद्ध लाभ निकल आया। वो कितना है? 1,75,000 का। फिर 1,70,000 जो था, इसमें 50,000 का लॉस P&L में माइनस हुआ होगा, तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा? वो एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर दूंगा। तो ये जो 2,20,000 है, ये मेरे पास एक नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब अपन को करना क्या पड़ेगा? सारे प्रॉफिट्स का एडिशन करना पड़ेगा। देखो ये तो आ गया है, इसको अपन एज इट इज कैरी ओवर कर लेते हैं, 2,10,000 रुपीज। इसको भी एज इट इज 2,30,000 रुपीज, और इसको भी एज इट इज 2,50,000 रुपीज। तो ये जो बेटा टोटल आएगा, ये आएगा 10,85,000 रुपीज का टोटल आ जाएगा, जो कि 5 साल का एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आया है। अब मैं एवरेज प्रॉफिट निकालने की कोशिश करूंगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? 10,85,000 में डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगा, क्योंकि ये 3 साल के प्रॉफिट का टोटल है, तो जो एवरेज निकल के आएगा वो आएगा 2,17,000 का। ये हमारा वो प्रॉफिट है जो हमने वाकई में अर्न किया है 5 साल का, अगर मैं एवरेज लेके चलता हूं। अब देखो कैसे पता चले कि सर आप बोल रहे हो ना, मैंने यही बोला कंसेप्चुअल करो, और आप बोल रहे हैं सर कि हम तो नॉर्मली भी निकाल सकते हैं। हाँ भाई, तो नॉर्मली निकालेंगे, और कैसे वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,17,000 का। जो अब उन्होंने बोला कि इस बिजनेस में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 15 लाख रुपए की है। हमने कहा ठीक है, क्या क्या गलत बात है? और उन्होंने बोला जो एवरेज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है वो इस पे एक्चुअल में सिर्फ 10% का है। मतलब अगर मैं अपनी 15 लाख की कैपिटल लगाता हूं और उस पे 10% का रिटर्न मैं सोच के चलता हूं, तो मुझे हर साल 1,50,000 रुपीज कमाने चाहिए। ये मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। मतलब इतना मैं मान के चल रहा हूं कि ये नॉर्मली तो मुझे हो जाना चाहिए 1.5 लाख रुपए, लेकिन क्या मुझे 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ? नहीं यार, मुझे 1.5 लाख का थोड़ा ना हुआ, मुझे तो कितना हुआ? 1 लाख नहीं यार, सॉरी यार, 2,17,000 का हुआ। 1.5 लाख मैं एस्टिमेट करके चल रहा था कि 1,50,000 तो मुझे होना चाहिए, क्योंकि 15 लाख की कैपिटल लगाइए, 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, 15 लाख का 10% निकल के आया 1,50,000 रुपीज। लेकिन मैंने अर्न कितना किया एक्चुअल में? 2,17,000। ज्यादा किया कि नहीं किया? कितना ज्यादा किया? चलो निकाल लेते। अब तुम इनको नाम देना चाहते हो तो वो तुम्हारे ऊपर है। इसको एक्चुअल प्रॉफिट कह सकते हो, इसको एस्टिमेटेड प्रॉफिट कह सकते हो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कह सकते हो, जो बोलना हो। मेरा तो कंसेप्ट है भाई, मेरा कंसेप्ट ये है 1.5 लाख मुझे कमाने चाहिए थे, मैं कमा के बैठा हुआ हूं 2,17,000 रुपीज। मैंने ज्यादा कमाया है, तो जो ज्यादा कमाया है वो है टोटल 67,000 रुपीज, और ये 67,000 रुपीज हो गया है मेरा सुपर प्रॉफिट, मेरा वो एडिशनल प्रॉफिट जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे वो प्रॉफिट हुआ है। अब गुडविल के बारे में क्या बोला है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज। इसको 3 साल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी। मैं यहां पर गुडविल निकाल दे रहा हूं बेटा। गुडविल कैसे आएगा? आपका 67,000 का प्रॉफिट है, इनटू कर देंगे 3 इयर्स परचेज का, तो आपकी जो गुडविल निकल के आएगी वो आ जाएगी आपकी 2,01,000 रुपीज। ये आपकी एक्चुअल गुडविल आएगी 3 इयर्स परचेज के हिसाब से। यहां पे हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। चलिए आइए एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करते हैं।
चलिए आइए समझना चालू करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मेथडोलॉजी के कैसे कैसे आंसर निकाला जा सकता है। अब मैं बार बार जो फोकस करता हूं कि कंसेप्ट बिल्ड करो, तो उसका रीजन है क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हैं तो आप आंसर कैसे भी निकाल सकते हो। तो मेरी बात ध्यान से सुनना क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके से बताऊंगा, आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। देखो यार, एक होता है चमत्कार और दूसरी चीज होती है एक्चुअल में अत्याचार। मैं यहां पे बस वही चीज को बताने वाला हूं और कैसे, जरा सुनो जरा ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, हम एक लेवल का प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास एसेट है 14 लाख के, अगर मैं नेट वर्थ निकालना चाहता हूं या नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे निकालूंगा? 14 लाख के मेरे जो टेंजिबल एसेट्स हैं, यहां पे इसका भी मीनिंग है जो तुम लोग कभी ध्यान नहीं देते हो। टेंजिबल एसेट्स का मतलब इसके अंदर गुडविल जैसी चीजें इंक्लूडेड नहीं है, स्पेशली गुडविल इंक्लूडेड नहीं है। टेंजिबल मतलब वो एसेट्स जिनका फिजिकल फॉर्म है, तो वो दिए हुए 14 लाख रुपीस के। हम क्या करेंगे, उसमें से लायबिलिटीज 4 लाख रुपीस की माइनस करेंगे। तो अगर मैं अपनी नेटवर्थ देखूं तो मेरे पास 10 लाख रुपए की नेटवर्थ है। ये मुझे बड़ी उम्मीद और खुशखबरी वाली बात लग रही है कि चलो 10 लाख रुपए की मेरे पास कैपिटल तो है। अब इससे एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होना चाहिए, जो मैं इससे सोच के चल रहा हूं कि मैं इससे प्रॉफिट कमाऊंगा? देखो भाई, 10 लाख रुपए हैं और 10 लाख रुपए पे नॉर्मल रेट कितना बोल रहे हैं? 10% का, मतलब कम से कम तो हम 10% प्रॉफिट कमाएंगे। तो यानी निकल के आया कि 1 लाख रुपए तो कमाना बनता है भाई। 1 लाख रुपए तो कमाएंगे ही कमाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हुआ देखो चमत्कार, अत्याचार नहीं हुआ, चमत्कार हुआ। कैसा चमत्कार हुआ? एवरेज प्रॉफिट निकल के आ रहा है 1.5 लाख रुपए का। मतलब मैं इस बिजनेस से उम्मीद लगा के बैठा हूं 1 लाख रुपए की, मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ रहा है 1.5 लाख रुपए का। यानी एवरेज प्रॉफिट को हम एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट लिखा मैंने यहां पे 1,50,000 रुपीज का। हुआ ना चमत्कार, क्योंकि पैसा इतना कमा रहे हो, उम्मीद इतनी लगा के बैठे थे। तो जो नॉर्मली करते हैं सुपर प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट क्या है? जो हमने एक्चुअल से ऊपर कमाया है। एक्चुअल था 1 लाख, एक्चुअली हमें कमाना चाहिए था 1 लाख, लेकिन हम कमा कर बैठे हैं कितना? 1.5 लाख रुपए। तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट हुआ वो हुआ 50,000 रुपए का। ये हमारा सुपर प्रॉफिट है। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या होता है? अब देखो यार, मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक फॉर्मूले से आंसर निकाल के तुम्हें दे सकता हूँ। तुम लोग बड़े खुश हो जाओगे कि सर ने तो चलो आंसर निकाल दिया, हमें भी फंडा समझ में आ गया। लेकिन पहले मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा, उसके बाद एक और तरीके से समझाऊंगा ताकि तुम लोग को इसका कंसेप्ट भी तो समझ में आए, तुम्हें इसका मीनिंग भी तो समझ में आए कि सर ने करा तो क्यों किया और कैसे किया। लेकिन जो नॉर्मल तरीका है वो मैं बताता हूँ कि गुडविल कैसे निकालेंगे। गुडविल आएगा 50,000 रुपीज, जो हमारा सुपर प्रॉफिट है, इनटू जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ना, ये क्या होता है? 10%, 10/100। मैं इसी का रेसिप्रोकल कर दूंगा 100/10, तो मेरी गुडविल निकल के आ जाएगी 5 लाख रुपए की। ये तो हो गया यूनिटरी मेथड, एक तरीका हो गया कि ऐसे निकालते हैं गुडविल। ये आंसर आ गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के थ्रू, हमारा आंसर आ गया। 5 लाख रुपए की हमारी गुडविल है। तुम लोगों को बड़ा खुश होना चाहिए कि देखो यार, बाबा जी ने आंसर निकाल दिया, कितनी बड़ी बात है। लेकिन कंसेप्ट धरे के धरे रह गए। ये तरीका है सुपर प्रॉफिट इनटू 100। अगर नोट करना चाहते हो तो सुपर प्रॉफिट, दिस इज सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है। मुझे यहाँ पे 2 मिनट के लिए पॉज करो, इसको पूरा यहाँ पे लिख लो। जैसे ही लिख लोगे मैं इसके आगे का आपको एक्चुअल में बताऊंगा कि क्या लॉजिक है। हाँ तो भाई, अब बाबा जी का ज्ञान ले लेना यहाँ पे कि हम किस और तरीके से कर सकते हैं जिससे तुम्हारे कंसेप्ट बड़े स्ट्रांग हो जाएं। देखो यार, ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमें 1 लाख रुपए का हो रहा है। ध्यान रखना, जब मेरे पास कैपिटल है 10 लाख रुपए की, तब मैं 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं। चलो तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1,50,000 रुपीज का। कितने का भाई? बिल्कुल सही, 1,50,000 का। ये जो प्रॉफिट हुआ है, एस्टिमेट लगाते हैं कि जो नॉर्मल रेट है वो 10% का है ना, ये लिखा हुआ है नॉर्मल रेट 10% का। तो अगर 1.5 लाख रुपए जो हमने प्रॉफिट कमाया है, ऑब्वियसली ज्यादा कमाया है। अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ किसी और बिजनेस के बारे में सोचें तो उसको ये 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती, वो एक बार समझ के देखते हैं। तो ये 1.5 लाख रुपए के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है इसकी, क्या करूंगा मैं? 1.5 लाख रुपए इनटू रेट का ऑपोजिट कर दो। वही जो अपन में मैंने अभी यूनिटरी मेथड सिखाया था, सेम वही करूंगा। जो ये रेट दिया हुआ है इसका मैंने ऑपोजिट कर दिया, तो मुझे पता चला
कि भाई इसके लिए मुझे जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 15 लाख की है। मतलब अगर ये प्रॉफिट मुझे जो हो रहा है, अगर किसी नॉर्मल दूसरे बिजनेस की बात करूं तो उसको शायद 15 लाख रुपए लगते वो 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाने में, लेकिन मैंने चमत्कार कितने में करके दिखा दिया? वो 1 लाख वाला प्रॉफिट वाला जो फंडा था, लेकिन वो चमत्कार मैंने कितने में करके दिखा दिया? 10 लाख रुपए में करके दिखा दिया। मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं और मेरा जो प्रॉफिट अर्न है वो 1.5 लाख का है, जबकि मुझे तो सिर्फ कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहिए था? 1 लाख रुपए का। तो फिर मैंने एस्टिमेशन लगाया कि चलो देखते हैं कि 1.5 लाख प्रॉफिट कमाने के लिए कैपिटल कितनी चाहिए रहती है? 15 लाख की। तो गुडविल क्या हुई? हमने गुडविल कैसे निकाली? हमारी 15 लाख की जो कैपिटल हमें एस्टिमेटेड थी उससे हमने नहीं करके कितने में चमत्कार करके दिखाया? 10 लाख रुपए में। तो ये जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए का हमें फायदा हो रहा है वो क्या है? हमारी गुडविल है। मतलब ऐसा कैसे है कि जिस पर्टिकुलर प्रॉफिट के लिए 15 लाख की कैपिटल चाहिए होती है, हम वो काम सिर्फ 10 लाख रुपए में करके दिखा रहे हैं। सिंपल सा फंडा है भाइयों, और वो फंडा ये है कि हमारे पास मार्केट में वो इमेज है, वो गुडविल है जिसका हमें एडवांटेज मिल रहा है, और वो एडवांटेज 5 लाख रुपए वर्थ का है। ये इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। इससे हो जाएंगे आपके कंसेप्ट स्ट्रांग। इससे आपको कभी भी गलती करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि अप्रोचेबिलिटी क्या है। मैं एक बार फिर इसको समझा रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। एक्साइटमेंट में इन सब में बताया, लेकिन एक बार फिर सीरियसली सुन लो। हमारे पास टोटल कैपिटल थी 10 लाख रुपए की। कैसे निकाली 10 लाख रुपए हमने? हमारे पास एसेट्स थे टेंजिबल, उसमें से हमने अपनी लायबिलिटीज़ माइनस की। हमारे पास कैपिटल 10 लाख की थी। जब हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमें एक्चुअल में अर्न करना चाहिए वो निकाला, तो 1 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन हमने कमाया 1.5 लाख रुपए। हम चिंता करने बैठ गए कि यार हमारी कैपिटल के हिसाब से तो हमें 1 लाख कमाना चाहिए, हम 1.5 लाख कैसे कमा लिए? तो फिर हमने क्या किया? स्क्रूटनाइज करना चालू किया, एनालाइज करना चालू किया। जब हमने एनालाइज करना चालू किया तो हमने निकाला कि यार हमें 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए 15 लाख रुपए की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। हमने क्या किया? जो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसी के हिसाब से निकाला कि ये 1.5 लाख प्रॉफिट कितनी कैपिटल से कमाया जा सकता है। वो कैपिटल आई 15 लाख रुपए। हम 15 लाख रुपए थोड़ी ना लगा के बैठे हैं, हम सिर्फ कितना लगा के बैठे हैं? 10 लाख रुपए। मतलब जो लोग 15 लाख रुपए लगा के चमत्कार करते हैं ना, हमने वो 10 लाख रुपए लगा के चमत्कार कर दिया। तो एक्स्ट्रा ये जो 5 लाख का एडवांटेज मिल रहा है वो क्या है? हमें एक्स्ट्रा पैसा लगाने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी मार्केट में वो गुडविल है कि हम वो एक्स्ट्रा पैसा लगाए बिना भी काम कर ले रहे हैं, एंड दैट इज द एडिशनल 5 लाख इज टर्म्ड एज द गुडविल। तो ये भी अप्रोचेबिलिटी है। कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी आप कर सकते हो। ये तरीका भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आई होप इस वीडियो में आपको कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए जो कि बेसिक से क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग करने के लिए हैं। मैं आपके ऊपर ज्यादा लोड नहीं डालना चाहता था इस छोटे से चैप्टर को लेके, बस मैं आपकी कंसेप्ट क्लियरिंग करना चाहता था, एंड आई होप मैंने कंसेप्ट क्लियरिंग आपकी बहुत अच्छे से की है। मैं चाहूंगा आप ऐसे ही क्वेश्चंस अपनी बुक से उठाएं और उसको प्रैक्टिस करें, सो दैट आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग जो है वो और अच्छी हो जाए, आप और अच्छे से क्वेश्चंस कर सके। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इसी में हो सकता है मे बी हाफ एन आवर 45 मिनट्स बाद आए, क्योंकि हम चाहते हैं, हम गैप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एक वीडियो के थ्रू पूरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर लें, तब हम दूसरा वीडियो ऑनलाइन करें, लाइव करें, सो दैट आपके लिए वो वीडियो को भी उतना ही एक्सेप्ट करना आसान हो जाए। तो तब तक के लिए, जब तक वो वीडियो नहीं आता है, बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।